हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में विद्युत धारा से संबंधित लेसन का शुरुआत किया था और उसके संदर्भ में बहुत सारे बातों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला था। जैसा कि हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था बच्चों, और आकर्षण प्रतिकर्षण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, विभव के बारे में पढ़ा था, विद्युत बल रेखा के बारे में हम लोगों ने जाना था। और उसी लेसन को और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है बच्चों ओम के नियम पर प्रकाश डालेंगे। तो वैसे बच्चे जो आज हमारे क्लास में नए हैं तो उससे सबसे पहला मुझे यही कहना है कि वो मेरे पहले वीडियो को जा कर के देखें और विद्युत धारा से संबंधित जो है मूलभूत बातों को समझने का प्रयास करें। उसके बाद वो यदि इस वीडियो को देखते हैं तो उसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो चलिए, मैं आलोक कुमार आज फिर से आप लोग के साथ एक नए टॉपिक्स के साथ आया हूँ। आप लोग अपने कॉपी कलम को अपने साथ लेकर के बैठे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और आप लोग उस वीडियो का आनंद लें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों ओम का नियम से। हम लोग आज को जानेंगे पहले कि ओम का नियम क्या होता है ना, उसको कैसे परिभाषित करते हैं और उसमें कौन कौन से टर्म मौजूद होते हैं। ओम का नियम क्या होता है, तो मैं सबसे पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ। ओम का नियम क्या होता है बच्चों, देखिए, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार है बच्चों हमारे पास ओम का नियम कि किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है ना, जब ताप नियत हो। तो इसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं बच्चों। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक चालक तार है बच्चों, इस प्रकार ये एक चालक तार है हमारे पास, है कि नहीं। इस चालक तार को जो है हम लोग किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं बच्चों। ये एक बैटरी है हमारे पास, इसको हम लोग किसी कुंजी लगा करके, जिसको हम लोग स्विच कहते हैं, उससे हम लोगों ने संयोजित कर दिया। इस चालक तार के सिरों के बीच में कितना विभवांतर होगा, है कि नहीं, उसको मापने के लिए हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा दिया। एक वोल्ट मीटर यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं और साथ ही कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसके मापन के लिए परिपथ में हम लोगों ने एक ए मीटर को जोड़ दिया इस प्रकार। तो धारा जानते हैं कि बच्चों ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करती है इस प्रकार। तो इस नियम के अनुसार कहता है कि चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर जो होती है चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए, माना एक चालक तार से होकर आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके सिरों के बीच भी विभवांतर उत्पन्न होता है ना। इसके सिरों के बीच भी विभवांतर, है ना, इसके सिरों के बीच भी विभवांतर उत्पन्न होता है।
उत्पन्न होता है। तो ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम का नियम कहता है बच्चों कि भी समानुपाती होगा आई का। मतलब जैसे जैसे हम लोग विभवांतर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसमें धारा में वृद्धि होती है। इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं बच्चों। तो यही ओम का नियम है। तो हम लोग इस समानुपाती को तोड़ेंगे तो हम लोगों को एक नियतांक देना पड़ेगा बच्चों, है कि नहीं? हम लोग समानुपाती को तोड़ते हैं तो एक नियतांक देते हैं आर, और ये हो गया आई। जहाँ आर एक नियतांक है, जहाँ आर एक नियतांक है, जहाँ आर एक नियतांक है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। फिलहाल हम लोग इसके बारे में अभी हम लोग जान लेते हैं, है ना, कि प्रतिरोध से संबंधित जो है, इस तथ्य से संबंधित जो है और क्या क्या चीज़ इसमें है। तो हम लोग आर को इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, आर इज इक्वल टू हो जाता है वी बाय आई। तो ये चीज़ है। तो प्रतिरोध का मात्रक कितना हो जाएगा बच्चों? प्रतिरोध का मात्रक कितना होगा? प्रतिरोध का मात्रक, तो पहला मात्रक ऊपर में क्या है? विभवांतर या विभव, है कि नहीं? इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक, है कि नहीं? ऊपर में विभवांतर है इसलिए वोल्ट हो जाएगा, और नीचे में विद्युत धारा है, इसका मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है? इसको हम लोग एम्पियर कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि प्रतिरोध का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। ये हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको हम लोग ओम कहते हैं, इसको हम लोग ओम कहते हैं। इसका सिंबल इस प्रकार ओम होता है ना? इसको हम लोग ओम कहते हैं बच्चों। तो इस चीज़ को समझिए। तो अब हम लोग प्रतिरोध का या ओम को परिभाषित करेंगे। ओम का परिभाषा, ओम का परिभाषा हम लोग देंगे बच्चों, ओम का परिभाषा हम लोग देंगे। तो ओम के लिए हम लोग एक बार समीकरण को फिर से लिखते हैं। आर इज इक्वल टू वी बाय आई। यहाँ पे लिखेंगे कि यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाए और I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए, है कि नहीं? यदि हम लोग रखते हैं चालक के सिरों के बीच हम लोग 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेंगे और उस चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे, तो चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो कितना का होगा? 1 ओम का होगा। तो इसी तरह हम लोग उसको परिभाषित करते हैं। देखिए, यदि चालक तार के सिरों के बीच, यदि चालक तार के, यदि चालक तार के सिरों के बीच, चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाए, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाए तथा चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तथा चालक से 1 एम्पियर की धारा, चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए, प्रवाहित किया जाए, तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध, तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम का होगा, 1 ओम का होगा। तो इस प्रकार जो है बच्चों हम लोग ओम को परिभाषित करते हैं कि यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाए तथा चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तो चालक तार में उत्पन्न या चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम का होगा बच्चों। कुछ इस प्रकार जो है हम लोग इसको परिभाषित करते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग इसी को आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, और ओम के नियम की स्थापना कैसे किया जाता है, इसकी सत्यापन कैसे किया जाता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे, है कि नहीं?
तो चलिए हम लोग पहले ओम के नियम का, है ना, सत्यापन किस प्रकार किया जाता है ना, इसको हम लोग जानते हैं बच्चों। तो चलिए सबसे पहले इसमें थोड़ी सी जो बेसिक बातें होती है बच्चों उसको हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग सत्यापन की ओर बढ़ेंगे। इसका बेसिक बातें क्या होती है कि देखिए, यदि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच, यदि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। तो यह ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इसका ग्राफ हम लोग इस प्रकार खींचते हैं। देखिए ये इसकी बेसिक बातें होती है बच्चों, है कि नहीं। इधर हम लोग विद्युत धारा ले लेंगे, यहाँ पर हो गया विद्युत धारा, और ये अक्ष जो है वो विभवांतर को निरूपित करेगा। ये x अक्ष हो गया मेरा, ये हो गया y अक्ष। यदि आप दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमको सरल रेखा इस प्रकार हमको प्राप्त होती है। कहने का मतलब हो गया कि, है ना, हम लोग इस प्रकार लिए हैं v इज इक्वल टू, ये हो गया r, ये हो गया i। नहीं तो यहाँ r तो मेरा कांस्टेंट है, v और i के निश्चित मान के लिए r तो मेरा यहाँ पर कांस्टेंट होगा बच्चों, है कि नहीं। यदि v निश्चित हो और i यदि निश्चित हो तो उसके लिए जो होता है r मेरा निश्चित होगा। और साथ ही यह एक नियत ताप पर भी होना चाहिए, नियत ताप, टेम्परेचर नियत होना चाहिए। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि चालक तार में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार गर्म होता जाता है बच्चों। आप देखते होंगे अपने घर में भी, है कि नहीं, कि चालक तार में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार गर्म होता है। तो वह टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। वो तापमान में, चालक तार के तापमान में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, ऐसी आपको व्यवस्था करनी होगी। यदि टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो वो ग्राफ जो होता है ये सरल रेखा नहीं होता है, या फिर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, सरल रेखा से विचलित होना वो शुरू हो जाता है बच्चों। तो v और i के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे उसके लिए एक निश्चित होती है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, और v के, है कि नहीं, v के साथ जो है i का मान में वृद्धि भी एक निश्चित दशा में होनी चाहिए। मतलब v को बढ़ाएंगे तो i भी एक निश्चित उसके अनुसार वृद्धि होनी चाहिए। तो ये ग्राफ आपको वही इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम इस एक पॉइंट को लेते हैं, तो ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि विद्युत धारा का होगा तो ये विभवांतर को होगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेंगे तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि विद्युत धारा के मान में वृद्धि हो रही है। तो आप फिर देख पा रहे हैं कि विभवांतर अक्ष में भी हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। पुनः फिर देखिए कि विद्युत धारा के मान में हम लोग वृद्धि किए तो विभवांतर का मान में देखिए और वृद्धि होती है। तो ये सरल रेखा आपको यही व्यक्त करता है कि जैसे जैसे आप विभवांतर के मान को बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। ठीक इसका उल्टा भी होगा, यदि विद्युत धारा के मान को बढ़ाइएगा तो आपका विभवांतर का मान बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करना होगा। यदि टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो ग्राफ, है कि नहीं, ऊपर उठेगा। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, जैसे दो टेम्परेचर पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक मान लेते हैं इस प्रकार, देखिए विभिन्न ताप पर, तो ये मेरा विद्युत धारा I है और ये मेरा विभवांतर V है। तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे इस प्रकार। ये हो गया, मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर पर है कि नहीं, ये T1 टेम्परेचर पर है, और दूसरा तापमान में वृद्धि हो गया दूसरे तापमान पर, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे T2 टेम्परेचर पर हुआ। तो ग्राफ आप देख पा रहे हैं उठ गया, ग्राफ नहीं, ग्राफ उठ गया। तो ग्राफ की आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यदि ये मान लेते हैं कि ये एंगल है, आपका देख पा रहे हैं, ये एंगल यदि थीटा है और इस एंगल को हम यदि बोल दें अल्फ़ा है, तो आप कहिएगा कि अल्फ़ा एंगल बड़ा होगा थीटा से, क्योंकि T2 टेम्परेचर पर, है कि नहीं, कोण जो है ग्राफ का ढाल में वृद्धि हो रहा है कि नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर में वृद्धि होगी यहाँ पर, है कि नहीं। ये आप देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि T2 टेम्परेचर बड़ा होगा T1 टेम्परेचर से।
है कि नहीं। आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं बच्चों कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इसी ग्राफ से हम देखें निकाल देते हैं, इसको समझने का प्रयास करेगा। इस ग्राफ से हम, है कि नहीं, आई अक्ष पर एक लंब डालते हैं, तो ये अक्ष जो था, ये अब जो लंब मैंने डाला वो विभवांतर के समानांतर है। तो यदि ये भी है तो ये भी होगा, तो ये आपका क्या हो गया, आई हो गया। तो यदि ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है इस प्रकार, तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए आप, तो टेन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसका मतलब हो गया कि भी बटा आई हो जाता है। एक समीकरण हमको यहाँ पर प्राप्त होता है बच्चों। प्रतिरोध की परिभाषा आप जानते हैं, यहाँ पर देख दिया मैंने, तो आर बराबर मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, आर बराबर भी हो जाता है भी बटा आई हो जाता है। तो इस समीकरण को आप समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू वी बाई आई हो गया। यहाँ भी देखिए आर इज इक्वल टू वी बाई आई। इसका मतलब है कि इसका जो दाहिना तरफ है, राइट साइड, वी बाई आई यहाँ पर भी है, वी बाई आई यहाँ पर भी है। इसका मतलब है कि टेन थीटा बराबर आर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 का हम यदि प्रयोग करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यदि इस कोण के मान में वृद्धि होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थीटा के बढ़ने पर टेन का मान में वृद्धि होती है, नहीं, जैसे जैसे कोण बढ़ेगा तो टेन थीटा का मान भी बढ़ता है, टेन का मान बढ़ता है। तो कोण जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिरोध भी बढ़ेगा, है कि नहीं। ये दो बातें हम यहाँ पर आप लोगों को बताएं। पहला हमने क्या बोला कि देखिए कोण के बढ़ने पर, है कि नहीं, कोण के ग्राफ का जो बन रहा है कि नहीं, सरल रेखा जो आई अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है, तो कोण के बढ़ने पर, कोण के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, कोण के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है बच्चों। और कोण कब बढ़ेगा, और जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे, ताप, है कि नहीं, कोण ताप के बढ़ने पर बढ़ता है, ताप के बढ़ने पर बढ़ता है, कोण ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। इसका मतलब है कि चालक तार के ताप को यदि आप बढ़ा दीजिएगा तो ये वाला जो कोण आपको हमने दिखाया है ये वो बढ़ जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे T1 टेम्परेचर कम था बच्चों और T2 टेम्परेचर ज़्यादा था, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर यदि मैंने V और I के बीच में ग्राफ खींचा तो आप देख पा रहे हैं कि ये एंगल बड़ा हो गया, नहीं, तो इसका मतलब है कि जितना बढ़ते जाएगा कोण उतना ज़्यादा आपका ग्राफ, है कि नहीं, और खिसकता जाएगा। इसका मतलब हो गया कि कोण के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ताप के बढ़ने पर, कोण जो होता है ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। तो हम इस प्रकार इनडायरेक्ट वे से हम लोग कहते हैं कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। इस प्रकार भी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। उसका दोनों का, इस दोनों का निष्कर्ष, कंक्लूजन यही निकलता है कि ताप के बढ़ने पर, ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं प्रतिरोध बढ़ता है, ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध बच्चों बढ़ता है कि नहीं। हम ऐसा हम लोग दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस बात को आप लोग स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। नहीं आता है समझ में बच्चों तो एक बार हम लोग चलिए फिर से इसको हम लोग दिखाते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ओम के नियम में जो आपको बताया गया है कि विभवांतर आई के समानुपाती होता है बच्चों। तो यदि हम भी और आई के बीच में यदि हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमको कैसा प्राप्त होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा, नहीं। और इस सरल रेखा से मैंने एक क्या किया, आई अक्ष पर एक लंब ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लंब जो था वो भी अक्ष के समानांतर है, अतः ये भी है तो ये भी होगा। और ये हम लोग क्या कि सरल रेखा जो होता है वो आई अक्ष के साथ यदि थीटा कोण बनाता है तो टेन थीटा मैंने ले लिया। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, इसका मतलब होगा कि भी बटा आई होगा। अब ओम के नियम से चलिए, ओम का नियम कहता है कि भी इज इक्वल टू आई आर, तो आर बराबर हो गया भी बटा आई। तो इसको हम लोग समीकरण 1 माने और इसको समीकरण नंबर 2 माने। आप यहाँ देख पा रहे हैं आई इज इक्वल टू भी बाई आर है, यहाँ पर भी देखते टेन थीटा इज इक्वल टू भी बाई आर है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग यही निष्कर्ष निकालते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू आर है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि कोण का मान बढ़ेगा तो आर का मान बढ़ेगा, नहीं। और कोण का मान कब बढ़ता है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ये T1 टेम्परेचर पर जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे V और I के बीच में, तो ये ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो ये ग्राफ जो होता है बढ़ गया, है ना। इसका मतलब है कि इस ग्राफ का जो कोण है, आप लोग ये तरह से कह सकते हैं कि स्लोप या ढाल ग्राफ का बढ़ जाता है कि नहीं। तो T1 टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा था, है कि नहीं,
और इसका कोण भी ज़्यादा था। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कोण के बढ़ने पर टेम्परेचर का मान है कि नहीं बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो दोनों की बातों से निष्कर्ष निकलता है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है बच्चों। तो इस बात को आप लोग समझिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है ओम के नियम की सत्यता की जांच करते हैं। कैसे जो है हम लोग इसको ओम के नियम की सत्यता की जांच करेंगे। ओम के नियम की सत्यता की जांच। ओम के नियम, ओम के नियम की सत्यता की जांच। ओम के नियम की सत्यता की जांच हम लोगों को करना है। तो हम लोग कैसे जांच करेंगे बच्चों, इस बात पर आप लोग है कि नहीं देखिए थोड़ा, कैसे हम लोग जांच करेंगे कि आखिर ओम का नियम जो होता है सत्य। बिना, आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बगैर हम ओम के नियम की सत्यता की जांच नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक बेसिक प्रिंसिपल हम लोग लेंगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक सरल परिपथ है, मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसको हम लोग सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं, और ये एक प्रतिरोध है जिसका मान है R, और इसको हम लोग क्या किए, एक आमीटर से हम लोग पहले जोड़ दिए। आमीटर का क्या काम होता है कि, है ना, सब हम बता देते हैं बच्चों, फिगर हमको बनाने दीजिए, हम सब बता देंगे, है कि नहीं। ये क्या हो गया, एक सेल से मैंने इसको पहले जोड़ दिया, इसमें एक मैंने स्विच लगा दिया जिसको आप लोग कुंजी कहते हैं, और परिपथ को इस प्रकार हम लोगों ने पूरा कर दिया। अब इस प्रतिरोध के सिरों के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा उसको जांचने के लिए हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, है कि नहीं। तो ये एक इसका परिपथ है। और भी कॉम्प्लिकेटिव हम परिपथ बना सकते हैं बच्चों, इसमें रियोस्टेट लगा सकते हैं, है कि नहीं, जिसके वजह से हम लोग करंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो रियोस्टेट उतना आप लोग 10th क्लास में नहीं समझ पाइएगा बच्चों, इसको जानने के लिए आप लोगों को आगे क्लास में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सिंपल, मैंने पहले कहा कि एक सिंपल सर्किट हम लोगों को बना करके इसके बारे में समझना है कि नहीं। इसमें रियोस्टेट का काम होता है धारा नियंत्रक, करंट कंट्रोल करने का वो काम करता है कि नहीं। तो फिलहाल हम लोग इसी सर्किट से हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि जो आमीटर होता है मेरा, उसका क्या काम होता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग, आमीटर का काम होता है कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसके परिमाण का मापना। इसका मतलब है कि धारा के परिमाण का मापना, विद्युत धारा, है कि नहीं, विद्युत धारा के परिमाण का मापन करना, परिमाण का मापन करना आमीटर का काम होता है, मापन करना। और वहीं यदि वोल्ट मीटर का क्या काम होता है बच्चों, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वोल्ट मीटर, इसका मतलब है कि ये विभवांतर का मापन करेगा। तो वोल्ट मीटर का काम होता है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वो विभवांतर मापन करता है। तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच, परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच, परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच, बिंदु के बीच का विभवांतर मापना इसका काम होता है। विभवांतर का मापन करना इसका काम होता है। तो आप लोग जान गए बच्चों कि आमीटर का क्या काम होता है कि वो धारा के परिमाण का मापन करता है। वोल्ट मीटर का क्या काम होता है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच वो विभवांतर का मापन करता है बच्चों। तो अब इन दोनों बातों पर आप लोगों ने विचार किया, और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ओम के नियम का किस प्रकार किया जाता है जांच। तो सबसे पहले हम एक बिंदुवार जो है कि नहीं, पॉइंट्स वाइज जो है हम इसको लिखेंगे। तो पॉइंट वाइज में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले परिपथ में लगे स्विच को हम लोग ऑन कर देते हैं। क्या करें, परिपथ में लगे स्विच को, परिपथ में लगे स्विच को क्या करते हैं, है ना, ऑन कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। सबसे पहला जब ऑन हम लोगों ने किया तो क्या होगा कि बैटरी से धारा जो होती है परिपथ में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है ना, परिपथ में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। अब उस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि इसके साथ जो आपका एक रियोस्टेट लगा होता है कि नहीं, किसके साथ, परिपथ के साथ जो रियोस्टेट लगा रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करंट को कंट्रोल कर देते हैं, है कि नहीं। तो मान लेते हैं, जैसे देखिए एक परिपथ में, एक बार आप लोगों को फिर दिखा देते हैं कि रियोस्टेट जो होता है परिपथ में किस प्रकार काम करता है। कि ये मान लेते हैं एक आपका क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, यहाँ पर मैंने एक आमीटर लगा दिया और यहाँ पर एक मैंने बैटरी लगा दिया इस प्रकार,
है कि नहीं, बैटरी लगा दिया, और यहाँ पर एक रियोस्टेट इस प्रकार लगाया जाता है, इस प्रकार रियोस्टेट लगा दिया जाता है, और यहाँ पर स्विच लगा दिया जाता है बच्चों, और परिपथ को पूर्ण कर दिया जाता है। इसका प्रतिरोध तो आर है, सिरों के बीच में विभवांतर को मापने के लिए एक वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार रियोस्टेट का काम होता है। रियोस्टेट क्या करता है, रियोस्टेट को पहले समझिए, इसको हम लोग RH से सूचित करते हैं। रियोस्टेट का काम क्या होता है, रियोस्टेट का काम होता है कि मान लीजिए कि इस बैटरी से हम लोग, है कि नहीं, 20 एम्पियर की धारा ले सकते हैं, है ना, इस बैटरी से हम लोग 20, तो जैसे आप परिपथ में आप बैटरी को यूज़ करिएगा तो वो तो 20 एम्पियर की धारा परिपथ को भेजना शुरू कर देगा। तो ये रियोस्टेट क्या करता है कि उस धारा को वो कंट्रोल कर देता है। तो अब हम लोग इस रियोस्टेट की सहायता से यदि इस बैटरी से हम लोग 1 एम्पियर की धारा भी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, है ना। इस तरह हम लोग 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस तरह करते 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 हम लोग 20 एम्पियर तक की धारा हम लोग इस बैटरी से ले सकते हैं। तो रियोस्टेट का यही काम होता है, और रियोस्टेट का जो होता है ओम के नियम की सत्यापन में बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे कि रियोस्टेट की सहायता से, देखिए रियोस्टेट की सहायता से, है कि नहीं, रियोस्टेट की सहायता से परिपथ में धारा, परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित किया जाता है, विद्युत धारा को नियंत्रित किया जाता है, विद्युत धारा को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित हम लोगों ने कर दिया, सबसे पहले क्या किया, स्विच को ऑन किया, उसके बाद रियोस्टेट की सहायता से हम लोग धारा को नियंत्रित कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि देखिए धारा के बढ़ते मान, हम लोग धीरे धीरे रियोस्टेट की सहायता से धारा के मान को बढ़ाएंगे। देखिए धीरे धीरे, है कि नहीं, धीरे धीरे रियोस्टेट की सहायता से, RH की सहायता से, धीरे धीरे रियोस्टेट की सहायता से धारा के मान को बढ़ाएंगे, है कि नहीं, धारा के मान को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे धारा के मान को बढ़ाते हैं, और उसके अनुपूरक विभवांतर, है ना, मतलब जैसे कि माने 20 एम्पियर की धारा दे सकता है, अब हम लोग रियोस्टेट की सहायता से धारा के मान को कंट्रोल कर दिए, और उस मान को कर दिए हम लोग 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर धारा परिपथ से प्रवाहित हो रही है, तो 1 एम्पियर के अनुपूरक धारा से, है कि नहीं, अब देखेंगे कि इस परिपथ के प्रतिरोध के सिरों के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ। तो इस वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है, इस वोल्ट मीटर की सहायता से जो हमको उसका विभवांतर का मान मिल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किए हैं तो कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है कि नहीं। तो धीरे धीरे रियोस्टेट की सहायता से धारा के मान को बढ़ाते हैं, और, है कि नहीं, उसके अनुपूरक विभवांतर को नोट कर लेते हैं, और उसके अनुपूरक करस्पॉन्डिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अनुपूरक विभवांतर, है कि नहीं, विभवांतर का मान वोल्ट मीटर की सहायता से नोट कर लेते हैं, वोल्ट मीटर की सहायता से नोट कर लेते हैं, वोल्ट मीटर की सहायता से नोट कर लेते हैं, है ना, नोट कर लेते हैं बच्चों। तो ये 3 स्टेप हम लोगों ने बताया। सबसे पहला क्या किया, स्विच को ऑन किया, रियोस्टेट की सहायता से धारा को नियंत्रित किया, उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे रियोस्टेट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, धारा के मान को बढ़ाते हैं, और उसके अनुपूरक विभवांतर के मान को वोल्ट मीटर से की सहायता से हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या बच्चों, इस प्रकार आप देख पाएंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टार में मेरा कुछ इस प्रकार है, देखिए विभिन्न धारा के मानों के लिए विभिन्न विभवांतर का मान, विभिन्न विभवांतर का मान प्राप्त हो जाता है, विभवांतर का मान
प्राप्त हो जाता है। हमने क्या लिखा है, विभिन्न धारा के मानों के लिए विभिन्न विभवांतर का मान प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग इसको जो है कुछ इस टेबल फॉर्म में आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। इसका हम एक टेबल बना देते हैं और उस टेबल पर आप लोग देखिए, है कि नहीं। तो टेबल पर क्या है देखिए, इस प्रकार का मेरा टेबल है बच्चों, है ना। तो पहला टेबल क्या है यहाँ पर मेरा देखिए क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है। तो यहाँ इसको हम लोग लिख देंगे प्रेक्षणों की संख्या, यह है प्रेक्षणों की संख्या। और यहाँ मेरा आई है और ये मेरा वी है बच्चों, है ना। तो प्रेक्षण की संख्या हम लोग 5 प्रेक्षण पर विचार करेंगे बच्चों, है कि नहीं। ये हो गया, इस तरह करके हम लोग 5 हम लोग कॉलम तैयार कर लेंगे। ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया मेरा 4 और 5। तो प्रेक्षण की संख्या 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो पहले जो प्रेक्षण हम लोग करेंगे बच्चों, उसमें हम लोग रियोस्टेट को, है ना, कंट्रोल करेंगे कितने पर, 2 एम्पियर की धारा पर। और हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे वोल्ट मीटर की सहायता से। तो देखेंगे कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 4 उत्पन्न हो रहा है। वोल्ट मीटर में जब हम लोग मापेंगे तो देखेंगे कि 4 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। जब हम लोग रियोस्टेट को आगे बढ़ाएंगे और उससे करंट जब हम लोग 4 एम्पियर का लेंगे, है ना, तो देखेंगे कि वोल्ट मीटर जो है 6 एम्पियर की धारा 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगा। जब तीसरा नंबर में जब हम लोग करंट के मान को बढ़ा करके 6 एम्पियर करेंगे तो वोल्ट मीटर 8 वोल्ट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करेगा। जब हम लोग फिर करंट को बढ़ा करके 8 एम्पियर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का हो जाता है। पुनः जब हम लोग करंट को बढ़ा करके 10 एम्पियर का करेंगे तो वोल्ट मीटर हम लोगों को 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करेगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक ग्राफ की सहायता से इसको हम लोग समझेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, V और I के मान का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो ये मेरा x एक्सिस हो गया और ये मेरा y एक्सिस हो गया बच्चों। तो पहला हम लोग देखते हैं, ये तो 0 है मेरा, है कि नहीं। तो इसको 1 2 3 4 5 आप लोग लिख सकते हैं, इसको भी 1 2 3 4 5 आप लोग लिख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार ये मेरा जो एक्सिस होगा, इसको हम लोग I और इसको हम लोग V अक्ष कहेंगे। ये मेरा V एक्सिस है ना, ये मेरा V एक्सिस है और ये मेरा आई एक्सिस है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब 1 2 3 4 5 भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग ग्राफ कॉपी देखे होंगे कि उसमें छोटे छोटे जो आपका जो पार्ट होते हैं, घर होते हैं, उसको आप लोगों को नामांकित करना पड़ता है, उसको संख्या प्रदान करना पड़ता है। तो आप लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 भी दे सकते हैं या फिर जैसे आप लोग है उसके अनुसार भी दे सकते हैं। तो यहाँ मेरा हम लोग विषम संख्या के रूप में अरेंज करेंगे। ये मेरा 2 हो गया, है ना, ये मेरा 4 हो जाएगा बच्चों, ये मेरा 6 हो गया और मेरा ये 8 हो गया और यहाँ पर मेरा 10 हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस तरह करके, तो ये मेरा 10 हो जाएगा इस प्रकार, है ना। और यहाँ पर भी हम लोग वोल्ट में भी इस तरह करेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों, देख पा रहे हैं, ये 2 है, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 6 हो जाएगा, ये 8 है और ये मेरा 10 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 एम्पियर जब करंट दे रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 उत्पन्न हो रहा था बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग 4 देंगे इस प्रकार। जब देखेंगे कि 4 एम्पियर था तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 6 का उत्पन्न हो रहा था बच्चों। तो ये मेरा घर कुछ इस प्रकार यहाँ पर आएगा। जब 6 करंट था तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 8 था बच्चों, तो कुछ यहाँ पर मेरा 8 इस प्रकार प्राप्त होगा। जब मेरा 8 एम्पियर का करंट था उस समय ये था 10, तो यहाँ पर मेरा 10 प्राप्त होगा बच्चों। तो मैंने यहाँ पर जब कॉलम ड्रॉ किया था तो आप स्टार्टिंग का हम लोग नोट नहीं किए थे, क्योंकि जब करंट 0 था तो वोल्ट भी 0 होता है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से हम लोगों को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। सभी पॉइंट को हम लोग मिला देंगे बच्चों। तो इस प्रकार जब हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग देखेंगे क्या बच्चों, एक सरल रेखा हमको प्राप्त होता है। क्योंकि ये टेबल जो है एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए हल्का फुल्का एक डेविएशन हम लोग को महसूस हुआ। लेकिन आप लोग यदि प्रैक्टिकल करके इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपको पक्का एक स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है आप लोग ओम का नियम को वेरीफाई करेंगे। परीक्षा में भी कभी कभी आप लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ओम के नियम को लिख करके उसे सत्यापित करें। तो आप लोगों को इसी तरह सत्यापन करना है। ये आप लोगों को स्ट्रेट लाइन खींच करके दिखाना है। तो यही ओम के नियम का सत्यापन था बच्चों। यदि इसको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को पुनः एक बार आप लोग देखने का प्रयास करें, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि चालक तार में प्रतिरोध का कारण क्या होता है। या पहले हम लोग चालक तार में प्रतिरोध का कारण, या पहले प्रतिरोध कहते हैं किसको, उसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कारण को जानेंगे। प्रतिरोध क्या होता है,
बहुत देर से हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि प्रतिरोध आखिर प्रतिरोध होता क्या है कि नहीं। आप कोई भी काम करिए तो उसमें आपका विरोध उत्पन्न करने वाला है, कोई हम लोग कहते हैं कि वो विरोध उत्पन्न कर रहा है काम को, इसलिए मेरा काम है वह प्रतिरोध डाल रहा है। तो बस वही बात है कि चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन इसका क्या हो कि चालक तार में प्रवाहित धारा है ना को जो के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि चालक तार में प्रवाहित धारा के मार्ग में या पथ में के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न होता है या करता है, जो विरोध उत्पन्न करता है कि नहीं, जो विरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं, है कि नहीं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार में प्रवाहित धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न करता है ना, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब है कि वो धारा को प्रवाहित होने नहीं देना चाहता है कि नहीं, वो विरोध उत्पन्न करना चाहता है, तो उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब प्रतिरोध का कारण क्या है बच्चों, चालक तार में प्रतिरोध कारण क्या होता है, तो लिखेंगे चालक तार में प्रतिरोध का कारण क्या है कि नहीं, चालक तार में प्रतिरोध का कारण क्या होता है, चालक तार में प्रतिरोध का कारण क्या है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि धारा किसको कहते हैं, विद्युत धारा किसको कहते हैं, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के रूप में चालक में क्या मौजूद होते हैं, है कि नहीं, या तो आयन होंगे, धनायन मौजूद होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, देखिए मान लेते हैं कि ये चालक तार को मैंने बड़ा करके यहाँ पर दिखाया है कि नहीं, ये एक चालक तार है। तो चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था बच्चों, जब मैंने आवेश के बारे में जब आप लोगों को पढ़ा रहा था, विद्युत धारा का फर्स्ट पार्ट का वीडियो को आप लोग देखिए, उसमें मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप लोगों को बताया और उसके बारे में मैंने आधा घंटा उस पर चर्चा किया है बच्चों। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, फर्स्ट पार्ट आवेश के बारे में, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने बताया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि चालक में बहुतायत मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो चालक तार में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। जिस प्रकार मक्खी है कि नहीं रूम में घर में गति करती है, उसी प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पूरे चालक तार में यादृच्छिक गति करते हैं, इधर उधर इधर उधर। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन से, तो यादृच्छिक गति किस प्रकार होगी उसका आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार गति होती है, इस प्रकार उसकी गति होती है, इस प्रकार। तो वो पूरे चालक में स्वतंत्रता पूर्वक वो गति करते हैं। पहले समझिए, उसके बाद मैंने इसके बारे में लिखाऊंगा, है कि नहीं। तो जब हम इस चालक तार को बच्चों हम लोगों ने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। जब इस चालक तार को हम लोगों ने बैटरी से जोड़ देते हैं, है ना, इसको जब हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं बच्चों, तो क्या होगा, जरा सा आप लोग सोचिए कि जब इसको जरा सोचिए कि जब इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बैटरी के टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल ये इसको कहते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल ये है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, इसका मतलब है चालक का ये सिरा धन आवेशित हो जाएगा, और ये पार्ट जो है बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये पार्ट ऋण आवेशित हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा आवेश होता है बच्चों, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर है ना ऋण आवेश पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इस चालक तार में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस धन आवेश के कारण वो एक निश्चित दिशा में सज जाते हैं, है कि नहीं, और मतलब आकर्षण बल के कारण कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, जिसके वजह से वो एक निश्चित दिशा में सज करके इस धन ध्रुव की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ फोटो बना देते हैं, आप लोग इस प्रकार देखिएगा, एक निश्चित दिशा में वो सज जाते हैं और इस प्रकार वो गति करना शुरू कर देते हैं। ये सारा इसमें माइनस माइनस दे देते हैं, ये छोटा छोटा माइनस मैंने दे रहा हूँ इस प्रकार। ये इसका मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये धन के कारण आकर्षण, धन ध्रुव के कारण इसमें आकर्षण होगा, इसलिए वो धन ध्रुव की और इस प्रकार वो गति करते हैं, है कि नहीं। चालक के अंदर ये भी इधर गति करेंगे,
है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हैं कि एक निश्चित दिशा में सज करके धन ध्रुव की ओर वो गति करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन क्या चालक तार में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जाते हैं? नहीं, चालक तार में धनावेशित कण भी पाए जाते हैं, है कि नहीं। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं बच्चों, इस प्रकार पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इस प्रकार, यहाँ पर प्लस है, इसमें प्लस बना देते हैं इस प्रकार, है कि नहीं, इसमें हम लोग प्लस बना देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो, जिसको धन आवेशित हम लोग कण कहते हैं, वो बैटरी के तो ऋण ध्रुव की ओर गति करेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हम लोग विभवांतर स्थापित किए चालक को, जब हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की गति और धन आवेश की गति जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है कि नहीं। तो ये धन आवेश और इलेक्ट्रॉन्स गति करने के दौरान जो होते हैं एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं, टकराते हैं, है कि नहीं, टकराते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स के गति या उसके है ना, इलेक्ट्रॉन्स के गति में विरोध उत्पन्न करते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स धन आवेश की गति का विरोध करता है। मतलब दोनों ही आवेश एक दूसरे के गति का विरोध करता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी टक्कर होता है। दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं, है कि नहीं, दो धनावेश भी आपस में तो यही टक्कर जो होता है किसी चालक में प्रतिरोध का कारण होता है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होते हैं किसी चालक तार में। तो मैं इसको क्रमागत रूप से एक बार पॉइंट वार करके लिख देता हूं, है कि नहीं। सबसे पहला मैंने क्या किया कि चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये आप लोगों ने जाना। उसके बाद क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की गति चालक में पूर्णतः यादृच्छिक होती है कि नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की गति चालक में या चालक तार में पूर्णतः यादृच्छिक होती है, पूर्णतः यादृच्छिक होती है, जिसको हम लोग रैंडम कहते हैं, है कि नहीं, पूर्णतः यादृच्छिक होती है, रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति। देखिए अब क्या होता है कि जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, जब चालक के, है ना, जब चालक के सिरों के बीच, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर का मतलब जब उसका संपर्क बैटरी से कर दिया जाता है, विभवांतर स्थापित किया जाता है। जब चालक के सिरों के बीच में विभवांतर स्थापित कैसे करेंगे कि दोनों को हम लोग बैटरी से, चालक के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ देंगे, विभवांतर स्थापित हो जाता है कि नहीं। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स और धनावेश, है ना, सभी इलेक्ट्रॉन्स और धनावेश एक निश्चित दिशा में सज जाते हैं, है कि नहीं। धनावेश एक निश्चित दिशा में सज जाते हैं, एक निश्चित दिशा में सज जाते हैं, निश्चित दिशा में सज जाते हैं। नहीं, इस प्रकार मतलब वो जब चालक के सिरों के बीच में जब हम लोग विभवांतर स्थापित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो यादृच्छिक गति करता है वो यादृच्छिक गति करना छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर एक बल लगता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित होते हैं, और जब उसके सिरों के बीच में जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक बल का अनुभव करता है कि नहीं। और इस बल के अनुभव के कारण जो होता है, जो पॉजिटिव ध्रुव है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है, और सभी जो नेगेटिव ध्रुव जो है, नेगेटिव टर्मिनल्स जो होता है, वो चालक के अंदर सभी धनावेश को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि दोनों की गति एक दूसरे के विपरीत हो जाती है कि नहीं, सज जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग लिखेंगे कि दोनों आवेश या दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश, दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश, दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के विपरीत गति करने लगते हैं, है ना, एक दूसरे के विपरीत गति करने लगते हैं, और गति के दौरान
गति करने लगते हैं और गति के दौरान एक दूसरे से टकराते हैं। गति के दौरान एक दूसरे से टकराते हैं। गति के दौरान एक दूसरे से टकराते हैं। यही टक्कर है कि नहीं, सॉरी यही होगा, है कि नहीं, यही टक्कर, इसको हम फिर से लिख देते हैं, यही टक्कर प्रतिरोध का कारण है। यही टक्कर प्रतिरोध का कारण है। तो आप लोग आज समझ में आ गया होगा बच्चों कि चालक तार में प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार जो है चालक तार में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और एक बात आप लोग सोचे होंगे बच्चों कि ताप में वृद्धि करने पर चालक तार का प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग चर्चा यही कर लेते हैं कि ताप में वृद्धि करने पर चालक तार का प्रतिरोध क्यों बढ़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए, ताप में वृद्धि करने पर चालक तार का प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है। तो लिखेंगे ताप में वृद्धि करने पर, चालक तार का ताप बढ़ाने पर, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध में वृद्धि होता है। क्यों? प्रतिरोध में वृद्धि होता है, वृद्धि होता है, प्रतिरोध में वृद्धि होता है। क्यों? नहीं, हम लोग इस चीज को जानेंगे कि ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध में वृद्धि होता है। क्यों होता है कि टेम्परेचर को जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो आखिर क्यों उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है बच्चों। तो इसका आंसर बहुत आसान है, आप लोग देखे भी होंगे अपने लाइफ में। जब आप लोग है ना किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो देखेंगे कि जब पानी ठंडा होता है तो वो शांत अवस्था में होता है बच्चों, और जैसे जैसे पानी गर्म होना शुरू होता है तो वो क्या होता है, उसमें हलचल उत्पन्न होती है। और जब पानी अत्यधिक गर्म हो जाती है तो वो उसमें इतना हलचल हो जाता है कि, है कि नहीं, पानी जो है ना बाहर भी छिटक जाते हैं, इतना ज़्यादा हलचल उसमें हो जाता है। तो जस्ट पानी का तुलना हम चालक तार के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आखिर पानी में हलचल क्यों उत्पन्न होती है। सबसे पहले इस बात पर हम लोग विचार करते हैं कि जैसे देखिए, पानी जब गर्म होता है तो पानी में जो पाए जाने वाले अणु होते हैं, है कि नहीं, पानी के जो अणु होते हैं वो ऊर्जा अपने में अवशोषित कर लेते हैं और अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इस पात्र में यदि हम लोग अणु लिखेंगे, है ना, ये अणु होती है, तो साधारण अवस्था में अणु की ऊर्जा सामान्य होती है कि नहीं, सामान्य अणु की ऊर्जा होती है। वो धीरे धीरे अस्थिर से अपने पूरे पानी में गति करते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग टेम्परेचर वृद्धि करते हैं, ताप इसमें हम लोग देते हैं, तो प्रत्येक अणु की गतिज ऊर्जा आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से इसमें गति जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, और जिसकी वजह से पानी में हलचल उत्पन्न हो जाती है ना। यही कारण जो किसी चालक तार में भी होता है। जब चालक तार को जब हम लोग गर्म करते हैं बच्चों, तो होता है क्या कि उसके अणु भी जो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आवेश होते हैं, वो भी ऊर्जा प्राप्त करके अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिसके वजह से उसकी गतिज भी जो होती है, गति भी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है कि नहीं। और गति बढ़ने की वजह से उसमें टक्कर भी संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसके वजह से उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती है। तो सबसे पहले इसमें हम पॉइंट वार हम इसको लिखेंगे बच्चों इस प्रकार। देखिए कि देखिए चालक में आवेश है कि नहीं, आवेश अपने मूल गतिज ऊर्जा, चालक में आवेश अपने मूल गतिज ऊर्जा के साथ गति करते हैं, है कि नहीं, मूल गतिज ऊर्जा के साथ गति करते हैं। देखिए, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, जब चालक के सिरों के बीच
विभवांतर स्थापित किया जाता है, विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उनके आवेश एक दिशा में सज कर है कि नहीं, सज कर एक दूसरे के विपरीत गति करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे मतलब विपरीत आवेश के जो प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे के विपरीत गति करना शुरू कर देते हैं। सज कर एक दूसरे के विपरीत गति करना शुरू कर देते हैं, है ना, एक दूसरे के विपरीत गति करना शुरू कर देते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं, शुरू कर देते हैं, जिससे इनके बीच टक्कर होता है कि नहीं, जिससे इसके बीच टक्कर होता है जो प्रतिरोध का कारण है, जो प्रतिरोध का कारण है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए चालक तार का ताप को बढ़ाएंगे, चालक तार का ताप बढ़ाने पर, चालक तार का ताप बढ़ाने पर आवेशों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, आवेशों की गतिज ऊर्जा में, आवेशों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है कि नहीं। आवेशों की गति, जैसे ही चालक तार का ताप बढ़ता है तो आवेशों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो वो जिस एक निश्चित दिशा में जो सजे हुए थे, आप लोग इस प्रकार देख पाते हैं, जो वो एक निश्चित दिशा में सज कर जो गति कर रहे हैं इस प्रकार। अब वो बताइए कि जब इसकी गतिज ऊर्जा में जब वृद्धि होगी तो क्या वो इस सजा हुआ इसमें रहेगा, सजा हुआ रहेगा? नहीं, वो ऊपर नीचे भी इस प्रकार कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स करते हुए इस प्रकार कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जब वो ऊपर नीचे कंपन करेंगे तो अपने आगे पीछे वाले कण के साथ तो टकराते ही थे, अब वो ऊपर नीचे वाले कण के साथ भी टक्कर होना उसका शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है ना। समझ पा रहे होंगे कि जब वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, जब वो इस प्रकार जब वो गति कर रहे थे सामान्य अवस्था में इस प्रकार गति कर रहे थे, जब जैसे उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार ऊपर नीचे गति करते हुए इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। इन्हीं की तरंग के रूप में गति नहीं करेंगे, मतलब ऊपर नीचे गति करते करते वो आगे की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। तो जो गति कर सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे है ना पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स के साथ टक्कर करते थे, अब वो ऊपर नीचे भी एक दूसरे के साथ टकराएंगे, जिसके वजह से टक्कर की संख्या में वृद्धि होगी बच्चों और प्रतिरोध बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या लिखा, चालक तार का ताप बढ़ाने पर आवेशों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे आवेशों के बीच टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे आवेशों के बीच टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है, आवेशों के बीच टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है कि नहीं, टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है ना, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने आज जाना कि चालक में प्रतिरोध का कारण क्या होता है, कि आखिर ताप में वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोध आखिर क्यों बढ़ जाता है बच्चों। तो इस तरह की बातों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि चालक तार का प्रतिरोध जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है कि नहीं। देखिए चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए चालक तार का प्रतिरोध है ना, चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये एक अलग टॉपिक है मेरा,
कि चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है बच्चों। तो ये बात आप लोगों को जानना है। तो चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। तो पहला जो बात होता है बच्चों वो कुछ इस प्रकार होता है कि देखिए, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर किया? चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है। चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है। तो कैसा निर्भर करता है? तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। हम लोग लिख देते हैं लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है ना। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है ना। तो यदि चालक तार की लंबाई L है और उसका प्रतिरोध R है तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, इसका मतलब समानुपाती होगा बच्चों। उसके बाद हम लोग इसी को देखेंगे आगे। तो दूसरा बात जो होगा वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। देखिए, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक तार के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है बच्चों। तो ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है हम लोग पहले इसको समझेंगे बच्चों, है कि नहीं। तो मान लेते हैं, देखिए काट 2 प्रकार का, तो आप किसी भी चीज़ को 2 प्रकार से काट सकते हैं। जैसे ये कलम है मेरा, तो कलम को यदि आपको काटने के लिए बोलेगा तो आप किस प्रकार काटेंगे? एक तो कलम के लंबाई के लंबवत आप चाकू चला करके इसको ऐसे करके काटेंगे, है कि नहीं। तो ये काट, और दूसरा तरह से काट कि कलम के लंबाई के समानांतर आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, इधर से काट देंगे। तो काट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जब आप इसके लंबाई के लंबवत काट रहे होते हैं तो इसको हम लोग अनुप्रस्थ काट कहते हैं, और जब इसके लंबाई के जब हम लोग समानांतर इस प्रकार काटेंगे तो उसको हम लोग अनुदैर्घ्य काट कहते हैं। तो समझिए कि जब मैंने कलम को काटा तो काटेंगे तो कुछ उसका ऊपरी हिस्सा हमको इस प्रकार प्राप्त होगा। आप देख पा रहे हैं ये जो गोलाई है कि नहीं, तो ये इस प्रकार प्राप्त होगा। इसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यही है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो कि किसी भी पदार्थ की मोटाई को इंडिकेट करता है। तो कहने का मतलब हो गया कि चालक तार का अनुप्रस्थ काट, कहने का मतलब हो गया कि चालक तार की मोटाई के बारे में बोल रहा है वो, है कि नहीं। तो चालक तार का अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। तो कैसा निर्भर करता है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध घटता है बच्चों, है कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा मतलब चालक तार की मोटाई बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है ना, घटता है। प्रतिरोध घटता है, मतलब चालक तार की आप मोटाई को बढ़ा देंगे तो है कि नहीं, उसका प्रतिरोध घट जाता है। तो प्रतिरोध यदि R है और चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो इस प्रकार लिखेंगे कि देखिए, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध घट जाएगा। तीसरी जो बातें होती है वो जो होता है चालक तार का प्रकृति पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे चालक तार के प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक तार के प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक तार के प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है, नहीं कि चालक तार किस प्रकार है, कौन सा चालक तार मैंने लिया है। तो यदि अब ये दोनों नियम है तो दोनों नियम को यदि आपस में मिला देंगे, दोनों नियम को मिलाने पर लिखेंगे, दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर, नहीं दोनों नियमों को मिलाने पर। तो दोनों नियम को मिला देंगे तो R समानुपाती कितना हो जाएगा? L/A हो जाएगा बच्चों। R समानुपाती L/A। समानुपाती को तोड़ेंगे तो एक नियतांक देंगे, ये नियतांक होता है रो। P जैसा लिखा जाता है लेकिन इसको पढ़ा जाता है रो, है कि नहीं, RO, रो। जहाँ रो एक नियतांक है कि नहीं, जहाँ क्या है, देखिए जहाँ रो एक नियतांक है, जहाँ रो एक नियतांक है बच्चों, जिसे क्या कहते हैं, है कि नहीं, इस रो को हम लोग क्या कहते हैं? चालक तार का प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसे रो को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, रो को क्या कहते हैं? चालक तार का प्रतिरोधकता। चालक तार का प्रतिरोधकता, चालक तार का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं।
दो नाम है इसका, या तो प्रतिरोधकता बोलिए या तो उसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए। ये दो चीज होता है कि नहीं। इसे चालक तार का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है कि नहीं। ये विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार का एक गुण होता है। वो प्रत्येक चालक तार के लिए इसका मान नियत होता है, कभी नहीं बदलता है। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस रो को हम लोग एक नियतांक कहते हैं, इसका मान कभी नहीं बदलता है। तो चालक रो का क्या हो गया, ये चालक तार का प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी इंग्लिश में कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहेंगे। या विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये दो चीज़, ये बातें हैं। अब यहाँ रो है क्या बच्चों, इसको रो क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो चलिए, ये रो क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। देखिए, प्रतिरोधकता, है कि नहीं, प्रतिरोधकता। अभी हम लोग फॉर्मूला लिखें, R इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए होता है कि नहीं, जहाँ एल चालक तार की लंबाई है और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो आप एक बात समझ जानिए, एक बात कि लंबाई बढ़ने पर, आप चालक तार की लंबाई बढ़ेंगे, चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन मोटाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध क्यों घट जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग किए होंगे। जब आप लोग, है कि नहीं, जब आप लोग आयरन करते होंगे अपने घर में, तो आप लोग उसके साथ जो आप लोग कनेक्टर जोड़ते होंगे, है कि नहीं, तार के साथ जो कनेक्टर जोड़ते होंगे वो मोटी तारें होती होगी। घर में भी बोला जाता है कि पतला तार को यूज़ करके आयरन या फिर और हीटर हो गया या फिर कुछ हेवी जो लोडेड है ना, जो एप्लियंस होते हैं हमारे पास, उसका यूज़ हम लोग, जैसे फ्रीज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो इस सब चीज़ को हम लोग पतला तार में प्रयोग करके नहीं जलाते हैं। आखिर क्यों नहीं चलाते हैं, क्योंकि पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और यदि प्रतिरोध ज़्यादा होगा बच्चों, तो जब उसमें धारा प्रवाहित होगी तो उसमें ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा और वो तार जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो जो मोटी तार होती है उसकी प्रतिरोध कम होता है कि नहीं। इसलिए देखते होंगे आप लोग, आयरन जब करते होंगे तो मोटी तार का प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर जब चलाते होंगे तो उसमें मोटी तार का प्रयोग करते होंगे, है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध है ना कम होता है, और प्रतिरोध कम होगा तो वो कम गर्म होगा और विद्युत धारा का ऊष्मा के रूप में ह्रास भी कम होता है। तो ये बातें आप लोग जानते होंगे। तो यही चीज़ यहाँ आप लोगों को समीकरण, मैथमेटिक्स भी यही बतलाता है बच्चों। तो ये जो रो है इसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। ये चालक तार के लिए नियत होता है, वो चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चों। तो ये रो का अब हम लोग मात्रक लिखना चाहेंगे। तो रो का मात्रक क्या होता है, लिखेंगे रो का मात्रक क्या होता है कि नहीं, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो हम लोग रो इज इक्वल टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर ए बाय एल हम लोग लिखेंगे। नहीं तो आर का मात्रक कितना हो गया, आर का मात्रक तो होता है ओम, और एरिया हो गया, ये क्षेत्रफल है इसलिए इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और ये कितना होता है, लंबाई हो गया, तो ये भी मीटर होता है। एक मीटर कट जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं ओम मीटर, नहीं ओम मीटर कहेंगे, है ना। इसका मात्रक कितना हो गया, ओम मीटर, हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसका मात्रक होगा ओम मीटर होता है इसका मात्रक बच्चों, ओम मीटर। तो कहते किसको है, प्रतिरोधकता। चलिए हम लोग इसको देखेंगे, चालक तार के प्रति एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग, है कि नहीं, यहाँ से भी देख सकते हैं, यदि इसको हम लोग मीटर से यदि हम लोग भाग दे देंगे, है कि नहीं, ओम मीटर है तो मीटर से फिर पुनः लंबाई से इसको हम लोग यदि भाग दे देते हैं बच्चों, तो मीटर कट जाएगा तो प्रतिरोध सिर्फ बचेगा। इसका मतलब है लंबाई से भाग देने का मतलब क्या हो गया, कि एकांक लंबाई का, यदि हम कहेंगे कि देखिए एल लंबाई का प्रतिरोध कितना है, ओम मीटर, तो एकांक लंबाई का तो ओम मीटर बटा एल, एल का भी मात्रक एम हो जाएगा, तो है कि नहीं, तो मीटर कैंसिल, बचेगा प्रतिरोध। तो कहने का मतलब हो गया, प्रतिरोधकता की यदि हम लोग परिभाषा देना चाहेंगे तो इसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार देंगे कि प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध। इस बात को समझिए, प्रति एकांक लंबाई के प्रतिरोध को, है कि नहीं, प्रति एकांक लंबाई के प्रतिरोध को, प्रति एकांक लंबाई के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। तो आज इतना ही हमारा क्लास रहेगा बच्चों, इसके बारे में हम लोग कल को और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, है कि नहीं, प्रतिरोधकता के बारे में
इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, है कि नहीं। तो आज हमारा क्लास टाइम काफ़ी हो चुका है, इतना ही रहेगा। तो आज के वीडियो को बच्चों आज आप लोग इसे देखें और अपने कॉपी में इसे नोट्स बनाएं और उस नोट्स को बारंबार पढ़ने का प्रयास करिए, और जहां आपको समझ में नहीं आती है तो उस जगह के वीडियो को आप रिव्यू करके, है ना, 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग उसे ज़रूर देखिए और हर हाल में उसे आप लोग समझने का प्रयास कर लीजिए। ये कभी नहीं होनी चाहिए कि मुझे वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ये बात आप लोग कभी मत सोचिए बच्चों। ये बात यदि आप लोग सोचते हैं कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, मुझे प्रतिरोध समझ में नहीं आएगी, मुझे विद्युत धारा समझ में नहीं आएगी, मुझे विभवांतर समझ में नहीं आएगा, लेंस समझ में नहीं आएगा, दर्पण, तो ये आप लोग का कमजोरी है बच्चों। इसका मतलब है कि आप कमजोर हैं। तो अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए बच्चों। ये बात मैं बार बार सभी बच्चों के साथ कहूँगा। अपनी कमजोरी को, जब आपके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं और फिर भी जब आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कमजोरी सिर्फ आपके पास है। और वो भी कैसी कमजोरी? मेहनत नहीं करने की कमजोरी। आप मेहनत नहीं करते हैं। तो आप लोग से मैं बार बार कहूँगा बच्चों कि इस कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मैं इसी उद्देश्य के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं कम से कम और सरल शब्दों में आप लोगों को किस प्रकार प्रत्येक टॉपिक्स को स्पष्ट आप लोगों को समझा सकूं और आप लोगों को उसे पूर्णतः फुल्ली कॉन्सेप्ट करा सकूं बच्चों। तो इन्हीं बातों के साथ जो है मैं बार बार आप लोगों को कहूँगा कि मेरे वीडियो को आप लोग यदि समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक्स पे जाएं और उसे देखें, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ें, उससे संबंधित जो है जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबको बनाने का प्रयास करें बच्चों। वो टॉपिक्स आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो आज हमारा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का थैंक्स कहूँगा, और आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। और आप लोगों ने जो वीडियो को आज देखा मेरे बच्चों, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स बच्चों, है ना। जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं और वो इस क्लास में नए हैं, तो उसका सबसे पहला काम होगा कि वो इस टॉपिक्स को पहले, है कि नहीं, सब्सक्राइब करेंगे, है कि नहीं, उसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपसे मुलाकात होगी एक नए अलग कल टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़े, खूब मन लगाकर ध्यान से पढ़े, है कि नहीं। लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों।